दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो आज है 24 फरवरी। तो चलिए 24 फरवरी की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम केवल उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। प्रश्नों को हम डिटेल से कवर करते हैं ताकि यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो वो गलत ना होने पाए। तो वीडियो छोटी है, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करिए, ठीक है? तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में किस एकमात्र भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो देखिए किसके द्वारा जारी किया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी हुआ है, ठीक है। और वुमेन ऑफ द ईयर 2025, तो टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में एकमात्र भारतीय महिला, ठीक है ना, एकमात्र महिला जिसे शामिल किया गया है, ठीक है। आपको उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन बी है मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी है सुमेरा अब्दुलाली और ऑप्शन डी है किकरी देवी। तो जल्दी से बताइए कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में किस एकमात्र भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो देखिए वो महिला है पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर 2025 जो टाइम मैगजीन द्वारा जारी किया जाता है उसमें शामिल किया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि पूर्णिमा देवी बर्मन है कौन और आखिर इन्हें क्यों शामिल किया गया है। तो देखिए ये है भारतीय जीव विज्ञानी। क्या है? भारतीय जीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है ना। भारतीय जीव विज्ञानी है और वन्य जीव संरक्षणवादी है। वन्य जीव संरक्षणवादी, ठीक है। तो भारतीय जीव विज्ञानी है और वन्य जीव संरक्षणवादी है, ठीक है। 45 वर्षीय हैं और एकमात्र भारतीय महिला है जिन्हें वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए टाइम मैगजीन ने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए इनका जो मुख्य कार्य रहा, इन्होंने वर्ष 2007 से, कब से? वर्ष 2007 से एक पक्षी है जिसे कहते हैं ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क। क्या है? ग्रेटर ग्रेटर एडजुटेंट ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, स्टार्क, ठीक है। या इसे क्या कहते हैं? हरगिला, या क्या कहते हैं? हरगिला भी कहते हैं, ठीक है। और यह सारस प्रजाति का एक पक्षी है। क्या? सारस प्रजाति का एक पक्षी है, ठीक है। और यह जो है रेड डाटा बुक में आ गया था, समाप्त होने की सिचुएशन में था। और वर्ष 2007 से पूर्णिमा देवी बर्मन ने इसके संरक्षण का बीड़ा उठाया, ठीक है ना। और हरगिला को बचाने के लिए एक मिशन शुरू किया। जब उन्होंने यह मिशन शुरू किया था तब केवल 450 हरगिला बचे थे। कितने बचे थे? 450 हरगिला शेष थे या बच गए थे, ठीक है ना। बाकी के समाप्त हो चुके थे। लेकिन बर्मन के काम की बदौलत पूर्णिमा देवी बर्मन ने इस हिसाब से काम किया कि वर्ष 2023 में हरगिला पक्षी को लुप्त प्राय से हटा करके उसे संकटग्रस्त श्रेणी में ला दिया, ठीक है ना। तो कब? वर्ष 2023 में। देखिए जब इन्होंने काम शुरू किया वर्ष 2007 में तो केवल 450 हरगिला पक्षी शेष थे, बचे थे, ठीक है। लेकिन इनके काम की बदौलत 2023 में जो हरगिला पक्षी थे उन्हें लुप्त प्राय श्रेणी से हटा करके, किससे? लुप्त प्राय श्रेणी से हटाकर उन्हें किस श्रेणी में कर दिया गया? उन्हें कर दिया गया निकट संकटग्रस्त श्रेणी में, ठीक है। यानी उनकी संख्या बढ़ गई, ठीक है। अब वो लुप्त प्राय नहीं रहे, ठीक है ना। निकट संकटग्रस्त श्रेणी में उन्हें शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इन्होंने एक पक्षी की पूरी प्रजाति को बचाने का कार्य किया है। और देखिए हरगिला की जो असम में आबादी है वह 1800 से अधिक हो गई। असम में हरगिला की जो आबादी है वह 1800 प्लस हो गई है, 1800 से अधिक हो गई है, ठीक है। एक चीज और है, इन पक्षियों को बचाने के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम किया। इन्होंने एक हरगिला सेना तैयार की, पूरी हरगिला सेना तैयार की, ठीक है। और इस हरगिला सेना में सैनिक कौन थे? हरगिला सेना में जो सैनिक थे वो थी 20,000 महिलाएं, ठीक है। 20,000 महिलाएं। तो 20,000 महिलाओं की एक हरगिला सेना इन्होंने तैयार की पूर्णिमा देवी बर्मन ने, ठीक है ना। और ये क्या करती थी? जो हरगिला सेना थी वो क्या करती थी? वह जो है पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करती थी। किसकी रक्षा करती थी? पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करती थी,
पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करती थी। इस बात को याद रखिए। कौन से पक्षियों? हरगिला के जो पक्षी थे, हरगिला, उनके घोंसलों की रक्षा करती थी। ठीक है ना। तो हरगिला सेना में 20,000 महिलाएं थी और यह महिलाएं पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करती थी। इस प्रकार पूर्णिमा देवी बर्मन ने एक पूरी मतलब पक्षी प्रजाति को जो है बचाने का कार्य किया है। इसीलिए टाइम मैगजीन ने इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया है और यह इसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है वर्ष 2025 में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होने की संभावना है? तो आपको पता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट जारी किया है। उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि कब तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होने की संभावना है? ऑप्शन ए है 2027, ऑप्शन बी है 2028, ऑप्शन सी है 2029 और ऑप्शन डी है 2035। सॉरी। तो बताइए कब तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होने की संभावना है? तो देखिए वह एक्सपेक्टेड ईयर है वर्ष 2029। ठीक है, तो वर्ष 2029 तक भारत की जो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह $1 ट्रिलियन होने की संभावना बताई गई है, दर्शाई गई है बजट में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है। कोई भी परीक्षा जो आगामी है उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होने की संभावना है? तो वर्ष 2029 तक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का, भारतीय मूल के पहले एफबीआई प्रमुख कौन बने हैं? देखिए भारतीय मूल के पहले एफबीआई प्रमुख, ऑप्शन ए है काश पटेल, ऑप्शन बी है रविंद्र जगन्नाथ, ऑप्शन सी है अपर्णा माथुर और ऑप्शन डी है नीलेश कुमार। तो आपको बताना है कि भारतीय मूल के पहले एफबीआई प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एफबीआई क्या है। ठीक है, एफबीआई है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यह है एफबीआई। ठीक है, अब देखिए एफबीआई ये कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के, यह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है एक। ठीक है, डीपीजे कहते हैं या इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये जो यूएसए के, देखिए यूएसए में स्थित डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है एफबीआई या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब यह एक संघीय आपराधिक जांच निकाय और एक आंतरिक खुफिया एजेंसी, दो चीजें हैं एफबीआई में। एफबीआई क्या है? एक संघीय अपराधी क्या है? एक संघीय अपराधी जांच निकाय, संघीय आपराधिक जांच निकाय है। ठीक है, साथ ही एक आंतरिक खुफिया एजेंसी का भी कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? आंतरिक खुफिया एजेंसी का भी कार्य करता है। कौन? एफबीआई। ठीक है ना। तो यह एक संघीय आपराधिक जांच निकाय है और साथ ही क्या करता है? आपराधिक खुफिया एजेंसी का कार्य करता है। ठीक है ना। अब देखिए इसके पास इसका जो जांच का दायरा है वो बहुत लंबा है। अब एफबीआई की स्थापना कब हुई थी? स्थापना किसकी? एफबीआई की। एफबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1908 में। वर्ष 1908 में एफबीआई की स्थापना यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब देखिए एफबीआई के बारे में आप पूरा जान गए। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है। यह यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है। ठीक है ना, और इसका काम है, यह एक संघीय आपराधिक जांच निकाय के रूप में काम करती है तथा एक आंतरिक खुफिया एजेंसी के रूप में काम करती है। और एफबीआई की स्थापना 1908 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। ठीक है ना। अब प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय मूल के पहले एफबीआई प्रमुख कौन बने हैं। तो आपने देखा कि कितनी महत्वपूर्ण संस्था है और इस संस्था का जो पहला भारतीय मूल का प्रमुख बना है वह है काश पटेल। ठीक है, याद रखिएगा काश पटेल जो है एफबीआई के भारतीय मूल के पहले प्रमुख बनने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना, तो काश पटेल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक चीज इनके संबंध में और बहुत इंपॉर्टेंट है, काश पटेल ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ठीक है ना, काश पटेल ने भगवत गीता पर
हाथ रखकर शपथ ली है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने, या अमेरिकी जो उनका ट्रंप सरकार में अमेरिकी पदाधिकारियों में किसने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। ठीक है ना, तो यह जो है काश पटेल है, इन्होंने शपथ कैसे ली है, भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ठीक है ना, और यह जो है एफबीआई के नवे निदेशक बने हैं, एफबीआई के नवे निदेशक बने हैं काश पटेल, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और यह ट्रंप के बहुत नजदीक है, और इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में। जन्म कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में, लेकिन ये गुजराती अप्रवासी परिवार में, गुजराती अप्रवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है ना, अब ये इनके परिवार के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, एफबीआई प्रमुख बने हैं, भारतीय मूल के पहले एफबीआई प्रमुख बने हैं काश पटेल। ठीक है ना, इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह एफबीआई के नवे निदेशक बने हैं, और एफबीआई क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगामी किसी भी परीक्षा के लिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आइए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के स्टार पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में किस देश के अमीर सरकोस को हराकर 14वां स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आपको बताना है कि भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के स्टार पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में किस देश के अमीर सरकोस को हराकर 14वां स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए, पंकज आडवाणी ने ईरान के अमीर सरकोस को हराकर 14वां स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के स्टार पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में जो किस देश के अमीर सरकोस को हराकर 14वां स्वर्ण पदक जीता है, तो ईरान के अमीर सरकोस को हराकर 14वां स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि 14वां स्वर्ण पदक। ठीक है, तो सीधे पता चलता है कि आडवाणी ने अब तक 14वीं बार, चौथी बार 14वीं बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, 14वीं बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, चैंपियनशिप जीता है। तो पंकज आडवाणी ने 14वीं बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है ना, अब तक उनके नाम 5 एशियाई स्नूकर खिताब है, जिसमें 15 रेड और 6 रेड और टीम प्रारूप में है। ठीक है, उसके साथ 9 एशियाई बिलियर्ड्स खिताब भी हैं। ठीक है, तो यह भी याद रखने वाली बात है। एक और खास बात है पंकज आडवाणी की, इन्होंने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 2 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने एशियाई खेलों में, 2 स्वर्ण पदक, एक वर्ष 2006 में और दूसरा वर्ष 2010 में जीता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा कि पंकज आडवाणी ने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीता है, एक वर्ष 2006 में और दूसरा वर्ष 2010 में जीता है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, आपसे यही पूछा जा सकता है कि पंकज आडवाणी ने चौथी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है, तो वह 14वीं बार जीता है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं आज का हमारा जो 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, बेन एंड कंपनी और नैस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, किसके बेन एंड कंपनी और नैस्कॉम, इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक 23 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ उच्च आय वाला देश बन जाएगा। देखिए, ऐसी जो रिपोर्टें आती हैं ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें पहले ही इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ठीक है ना, तो बेन एंड कंपनी और नैस्कॉम की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत कब तक 23 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ उच्च आय वाला देश बन जाएगा। तो ऑप्शन ए है वर्ष 2030 तक, ऑप्शन बी है वर्ष 2035 तक, ऑप्शन सी है वर्ष 2040 तक, और ऑप्शन डी है वर्ष 2047 तक। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत कब तक 23 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ उच्च आय वाला देश बन जाएगा। ठीक है, देखिए, इस कंपनी का भरोसा है कि भारत जो है वर्ष 2047 तक 23 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ उच्च आय वाला देश बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए इसने कुछ मतलब विचार भी व्यक्त किए हैं। उसका कहना है कि भारत के जीडीपी में वर्ष 2047 तक जो सेवा क्षेत्र का योगदान है,
सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वह हो जाएगा 60%। आपको पता है कि सेवा क्षेत्र का योगदान जितना तेजी से बढ़ता है अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से ग्रो करती है। ठीक है, अब सेवा क्षेत्र का योगदान हो जाएगा 60% तब तक, ठीक है, जीडीपी में। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या निर्माण क्षेत्र का जो योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान या सेक्टर का योगदान, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान जो है वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 32%। ठीक है, अब देखिए 60% सेवा क्षेत्र का योगदान है और 32% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है, मतलब 92% तो केवल इन्हीं दो सेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही इस कंपनी ने यह बताया है कि आने वाले दशकों में कम से कम 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे, 20 करोड़ लोग नए कार्यबल के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, 20 करोड़ नए कर्मचारी उभर कर आएंगे सामने आने वाले दशकों में, 20 करोड़ नए कार्यबल या नए कर्मचारी उभर कर सामने आएंगे विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस प्रकार कंपनी का दावा है कि, मतलब जो रिपोर्ट का दावा है, बेन एंड कंपनी और नासकॉम की जो रिपोर्ट है उसका दावा है कि वर्ष 2047 तक जो भारत की जीडीपी है वह जो है 23 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन की अनुमानित जीडीपी के साथ उच्च आय वाला देश भारत 2047 तक बन जाएगा। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में आईएमडी के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया। आपको बताना है, हाल ही में आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान, ठीक है, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और यह जो है आईएमडी के 150 साल पूरे हुए, इसके उपलक्ष्य में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो बताइए कि आईएमडी के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया। तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान के 150 साल पूरे हुए। ठीक है, आईएमडी मतलब इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, आईएमडी, इसकी स्थापना कब हुई है, सबसे पहले तो ये जान लें, तब तो पता चलेगा कि 150 साल कब हुए। तो इसकी स्थापना हुई 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी और वर्तमान में यह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। ठीक है ना, आईएमडी, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए आईएमडी के 150 साल पूरे हुए, तो इसके उपलक्ष्य में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है ना, अब यह कब हुआ, 18 फरवरी 2025 को, 18 फरवरी 2025 को, ठीक है, 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। ठीक है, और यह किसने किया, यह जो है केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया और यह हुआ कहां, यह हुआ मौसम विज्ञान भवन में। किसमें, मौसम भवन या मौसम विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्थित मौसम भवन में। ठीक है, या मौसम विज्ञान भवन कह लीजिए। ठीक है, उसमें इसका हुआ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आईएमडी ने क्या किया था, देखिए आईएमडी ने दिल्ली स्ट्रीट आर्ट संगठन, किसके, दिल्ली स्ट्रीट आर्ट संगठन, आईएमडी ने दिल्ली स्ट्रीट आर्ट संगठन के सहयोग से 38 भित्ति चित्रों का निर्माण कराया था। कितने, 38 भित्ति चित्रों का निर्माण कराया था। ठीक है, दिल्ली स्ट्रीट आर्ट संगठन के सहयोग से 38 भित्ति चित्रों का निर्माण किसने कराया था, यह जो है आईएमडी ने कराया था। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, आईएमडी ने दिल्ली स्ट्रीट आर्ट संगठन के सहयोग से 38 भित्ति चित्रों का निर्माण कराया, जिसमें आईएमडी के इतिहास को दर्शाया गया था।
किसको दर्शाया गया था? आईएमडी का इतिहास दर्शाया गया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, आईएमडी का इतिहास दर्शाया गया था। अब ये भित्त चित्र में था क्या? तो यह जो है कालिदास के मेघदूत, और मुख्य चीजें क्या थी इसमें? कालिदास का मेघदूत, मेघदूत, और तानसेन की संगीत प्रतिभा। किसकी? तानसेन की संगीत प्रतिभा, ठीक है। तो कालिदास का मेघदूत और तानसेन की संगीत प्रतिभा को जो है इसमें दर्शाया गया था, इस इन भित्ति चित्रों में दर्शाया गया था। आपको पता है कि तानसेन को तो, तानसेन के रागों को इस रूप में जाना जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो पूरा मौसम बदल जाता था, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एक समारोह में मिशन मौसम, कब? मिशन मौसम की शुरुआत किसने की? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिशन मौसम की शुरुआत किसने की? तो यह जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मौसम की शुरुआत की। और मिशन मौसम की शुरुआत कब की? तो यह किया 14 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिशन मौसम की शुरुआत किसने की? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मौसम की शुरुआत की। और कब की? तो 14 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मौसम की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया? आपको बताना है कि किस केंद्रीय मंत्री ने एक दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी है शिवराज सिंह चौहान, और ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो बताइए किसने एक दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया? जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए यह किया है भूपेंद्र यादव जी ने, ठीक है। भूपेंद्र यादव जी क्या है? यह है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी, ठीक है ना। इन्होंने जो है भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ, या इसे कहते हैं REIAI, ठीक है, इसके द्वारा अपशिष्ट पुनर्चक्रण एवं जलवायु परिवर्तन 2025 पर आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन किया भूपेंद्र यादव जी ने। और यह क्या है भूपेंद्र यादव जी? ध्यान रखिएगा, यह है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये जो है अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया है। यह एक दिवसीय सम्मेलन था, ठीक है ना। और यह जो है भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ, देखिए भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ उद्योग संघ के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम था, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में किसे मान्यता दी गई है? ठीक है, तो आपको बताना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जारी की गई है वर्ष 2025 की, उसके अनुसार, या इसको प्रतिष्ठा या रेपुटेशन रैंकिंग भी कह सकते हैं, रेपुटेशन रैंकिंग, तो इसके अनुसार भारत में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन ए है IISc बेंगलुरु को, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली को, और ऑप्शन सी है IIT मद्रास को, ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे को। तो देखिए जो सबसे रेपुटेटेड प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, भारतीय संस्थान को किसको मान्यता दी गई है? तो वह दी गई है IISc बेंगलुरु को, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, IISc बेंगलुरु को सबसे रेपुटेटेड प्रतिष्ठित संस्थान के, या सबसे रेपुटेटेड संस्थान या सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है ना। अब देखिए जो वर्ल्ड रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, उसमें 4 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है, ठीक है। कितने? 4 भारतीय विश्वविद्यालयों ने सूची में जगह बनाई है, ठीक है, सूची में जगह बनाई है। सूची कौन सी है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025
2025 में 4 भारतीय विश्वविद्यालयों ने सूची में जगह बनाई है, ठीक है ना। तो वो 4 भारतीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो देखिए, IISc बेंगलुरु है, फिर IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली है, फिर इसमें एक और है IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और एक नया प्रवेशी शिक्षा ओ, इसका नाम क्या है? ओ, याद रखिएगा, यह एक नया प्रवेश किया शिक्षा क्षेत्र में, और अनुसंधान ने उसी श्रेणी में पदार्पण, एक नया प्रवेशी शिक्षा और अनुसंधान ने उसी श्रेणी में पदार्पण किया है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे रेपुटेटेड विश्वविद्यालय के रूप में कौन लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14 वर्ष से प्रथम स्थान पर बना हुआ है, पहला स्थान बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14 वर्ष से पहले स्थान पे बना हुआ है, जबकि भारत के 4 विश्वविद्यालयों को इसमें, 4 प्रतिष्ठित संस्थानों को इसमें स्थान दिया गया है। उसमें जो है पहले स्थान पे है IISc बेंगलुरु, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक संगठन ओपेक प्लस में अपनी सदस्यता को मंजूरी दे दी है? आपको बताना है कि किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक संगठन ओपेक प्लस में अपनी सदस्यता को मंजूरी दी। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है ब्राजील। तो बताइए, किसने जो है पेट्रोलियम निर्यातक संगठन ओपेक प्लस में अपनी सदस्यता को मंजूरी दी है? तो यह देखिए है ब्राजील। ब्राजील ने पेट्रोलियम निर्यातक संगठन ओपेक प्लस में अपनी सदस्यता को मंजूरी दी है, ठीक है ना। अब देखिए, ओपेक प्लस जो है, अब देखिए सबसे पहले ओपेक का फुल फॉर्म जानते हैं। OPEC होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ओपेक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ओपेक की, कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1960 में हुई थी, और बगदाद सम्मेलन में हुई थी, ठीक है। वर्ष 1960 में और बगदाद सम्मेलन में ओपेक की स्थापना हुई थी, यह बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके संस्थापक सदस्य देश कौन थे, यह भी बता देते हैं, क्योंकि ओपेक जो है बहुत चर्चित संस्था है। संस्थापक सदस्य देश, तो ओपेक के संस्थापक सदस्य देश थे, ईरान था, जिसके पास तेल है वही तो इसमें रहेगा, इराक था, कुवैत था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब था, ठीक है, सऊदी अरब यह भी ओपेक का सदस्य देश था, संस्थापक सदस्य देश था, और वेनेजुएला, ठीक है। और कौन था? वेनेजुएला। तो यह ओपेक के संस्थापक सदस्य देश थे, कौन कौन? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। और इस ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में बगदाद सम्मेलन में ओपेक की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना। एक मजे की बात कि ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में, लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रिया क्या है? ओपेक का सदस्य नहीं है। तो देखिए, यह आपने एक नए प्रकार का वो देखा कि आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संस्था का मुख्यालय उस देश में स्थित है जिसका सदस्य वह देश नहीं है, ठीक है। तो यह है, ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का सदस्य देश नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए, अभी तक शायद आपको न पता रहा हो या आप जानते होंगे, तो याद कर लीजिएगा कि वियना जो है या ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है, और ओपेक का जो मुख्यालय है वह ऑस्ट्रिया में स्थित है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। एक चीज और है, ओपेक प्लस की स्थापना कब हुई? ओपेक प्लस, अब देखिए हमने जो प्रश्न पूछा है वो ओपेक प्लस से पूछा है। तो ओपेक प्लस की स्थापना कब हुई? तो ओपेक प्लस की स्थापना हुई 2016 में। 2016 में जब अमेरिकी शेल ऑयल उत्पादन बढ़ने से तेल की कीमतें गिरने लगी। जब 2016 में जब तेल की कीमतें गिरने लगी,
जब तेल की कीमतें गिरने लगी वर्ष 2016 में, तब ओपेक प्लस की स्थापना हुई। ठीक है ना। ओपेक प्लस में कुल 23 सदस्य हैं। ओपेक प्लस में कुल सदस्य कितने हैं? ओपेक प्लस में कुल सदस्य कितने हैं? 23 सदस्य हैं। ठीक है ना। ओपेक प्लस में कुल 23 सदस्य हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसमें है 12 ओपेक सदस्य देश। 23 में कौन कौन है? देखिए 23 में है 12 ओपेक के देश, 12 ओपेक सदस्य देश है। ठीक है। और उसके बाद इसमें 10 अन्य देश है, 10 अन्य देश है। अब देखिए इसमें एक देश और शामिल हो गया, तो ये कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक है। इनकी संख्या हो गई 22 और +1 यानी ब्राजील शामिल हुआ। +1 में कौन शामिल हुआ? ब्राजील। तो कुल कितने हो गए? 23 देश हो गए। ठीक है। तो ओपेक प्लस में कितने देश हैं? 23 देश हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ओपेक प्लस में कुल कितने देश हैं? 23 सदस्य देश हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए ओपेक की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है और आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। अगर आप नोट न कर पाइएगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ओपेक प्लस में अपनी सदस्यता को मंजूरी दी दी है। कौन सा देश जो है ओपेक प्लस में शामिल हुआ है? तो वह है ब्राजील। ठीक है। अब चलिए आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया? आपको पता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो है सुरेश कुमार खन्ना। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का बजट किसने जारी किया? तो वह उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जो है जारी किया गया है और इन्होंने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया। और बजट कितने लाख करोड़ का है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है 23,012.63 लाख करोड़। ऑप्शन बी है 8,08,08,736.06 करोड़। ऑप्शन सी है 1,06,360.81 करोड़ और ऑप्शन डी है 8,09,736.06 करोड़। तो बताइए कि कुल कितना बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है वर्ष 2025-26 के लिए? तो वह है 8,08,736.06 करोड़ और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है ना। भारत के उत्तर प्रदेश के जो बजट है उसका स्वरूप पूछा जाता है कि कितने का बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा धन, कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। देखिए सबसे ज्यादा धन जो दिया गया है जिसमें 1,06,360 करोड़ रुपए, 1,06,360.81 करोड़ रुपया जो सर्वाधिक है, यह शिक्षा के लिए, किसके लिए? शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है। शिक्षा के लिए आवंटित। ठीक है ना। 1,06,360.81 करोड़ रुपया यह इस बार के बजट में सर्वाधिक रुपया है जो शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इसमें भी 23,012 करोड़ रुपए है, 23,012.63 करोड़ रुपया है, यह किसके लिए है? यह जो है सर्व शिक्षा अभियान के लिए है। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना बजट दिया गया है? 23,012 करोड़ रुपए। ठीक है। अब देखिए बजट के बारे में हम विस्तार से बताएंगे और यूपी बजट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम इकट्ठा कंपाइल करके आपको एक साथ पढ़ा देंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत न पड़े। जो सामान्य से प्रश्न है जो पूछे जाते हैं सिर्फ उतना आपको पढ़ना है, बाकी पूरे बजट के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जब आप फ्री होंगे तो उसके बारे में बिल्कुल पढ़िएगा, बजट के बारे में। ठीक है। तो चलिए ये रहे दोस्तों आज के हमारे 10 प्रश्न 24 फरवरी के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करिएगा और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।